हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। करंट अफेयर्स जून 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल है। सेशन आप लोगों को अगर समझ में आता है बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है यू कैन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन। दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज शॉर्ट प्राइमरली फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, is short primarily for our students from northeast India, those who are unable to understand Hindi well। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। जब आप एक सेशन पूरा देखते हो तो आप एक वीडियो से, चाहे वो आधे घंटे का है, 35 मिनट्स का है, आप 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में ऐड कर लेते हो। तो कोई आधे घंटे का वीडियो आपको 50-60 क्वेश्चंस याद करा दे, मुझे लगता है आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे, आप खुद पता लगा पाओगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आज आपको करवा रही हूं। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे जब भी विद्या गुरु नया वीडियो अपलोड करेगा। पहले क्वेश्चन पे मैं अब बढ़ जाती हूं, मैं जीडीपी ग्रोथ रेट से स्टार्ट करती हूं। पहले आपको बता दूं, जब आपकी स्क्रीन पे जीडीपी ग्रोथ रेट आए तो आपको माइनस का साइन ध्यान से पढ़ना है। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21। अच्छा, अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो जो बीत गया है साल, उसमें -7.3% का जीडीपी रहा। जीडीपी ग्रोथ जो है Q4 का, 4 क्वार्टर होते हैं, चौथा क्वार्टर था, मतलब ये लास्ट वाला था। अच्छा, जब 31 मार्च होता है तो हम कहते हैं ना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, वो लास्ट क्वार्टर चल रहा होता है। तो लास्ट क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक, जैन टू मार्च 2021 का जीडीपी ग्रोथ Q4 का फाइनेंशियल ईयर सेम 20 और 21, जिसका टोटल अभी हम जीडीपी ग्रोथ बता रहे थे, अब हम Q4 सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। 1.6% लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 1.6%। फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 9.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 9.3% ऑफ जीडीपी, ये हमारा क्या था? फिस्कल डेफिसिट था, पूरे साल का वित्तीय घाटा था, जो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन पे देखिए जरा क्या आता है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन से, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं इनफ्लो, इंडिया में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इनफ्लो। हम कह रहे हैं एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए कि वो ये है कि पिछले साल से 10% का इजाफा है, 10% बढ़ गया है। हम कह रहे हैं एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए $81.72 बिलियन, $81.72 बिलियन। हम कह रहे हैं ये क्या है? एफडीआई है, जो विदेशों से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग नेशंस भी तो होंगे ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा भेजा होगा, एफडीआई भेजा होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडिया में। तो सिंगापुर जो है वो टॉप पे है सीक्वेंस में, मतलब मैंने लगाया है, आप ये देखो, सिंगापुर है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद मॉरिशस है। तो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, तो सबसे ज्यादा टॉप पे हम कह रहे हैं सिंगापुर से जो है एफडीआई आया है। किन स्टेट्स को, क्योंकि ये समझिए, हम स्टेट्स अगर पढ़ लें, कभी एग्जाम में स्टेट्स भी पूछ ली जाती हैं, क्योंकि जहां पर भी अभी आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टेट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा, मतलब टॉप रिसिपिएंट स्टेट्स जो हैं, सबसे ज्यादा एफडीआई गुजरात में आया है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटका है। तीनों ऐसे ही लिख देना, इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए आपने तीनों पढ़ लिए, आपने इस सीक्वेंस में याद भी कर लिए। फर्स्ट नंबर जरूर याद रखिएगा, सिंगापुर और गुजरात। मैंने क्या कहा? सबसे ज्यादा देने वाला सिंगापुर था, सबसे ज्यादा लेने वाला गुजरात था, पक्का से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बढ़िए। अगला क्वेश्चन फीफा के बारे में। अच्छा, जब फीफा के बारे में बात करते हैं तो फुटबॉल के बारे में बात करने लगे। अंडर 17, अंडर 20 और वर्ल्ड कप,
अब ये तीनों के तीनों विमेन है, ध्यान से पढ़िएगा, महिलाओं की बात हो रही है। तो स्टार्ट हम अंडर 17 से करते हैं। हम कह रहे हैं फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप है, विमेन वाला, विमेन्स वर्ल्ड कप है 2022 वाला, जो 2022 में होगा, उसका होस्ट इंडिया है। तो आप समझो जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है वो क्वेश्चन हमारे लिए वैसे ही कितना इंपॉर्टेंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो है तो वो भी फीफा ही, आप इसको 1 पॉइंट भले ही कंसिडर कर लो, लेकिन मैं तो उसको 3 ही पॉइंट्स गिनूंगी क्योंकि इनसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फीफा अंडर 20 विमेन्स वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड कप दोबारा से है, लेकिन ऊपर वाला अंडर 17 है, नीचे वाला अंडर 20 है। जो अंडर 17 वाला फीफा है वो कह रहे हैं इंडिया होस्ट कर रहा है, लेकिन जो 20 है, अंडर 20 वाला है, दोनों का साल 2022 ही है। होस्ट कोस्टारिका इसे होस्ट करेगा, कोस्टारिका कंट्री में होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फीफा जो है वर्ल्ड विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है। पहली तो ये बात हो गई, 2023 में होने वाला है। यहां पर होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो विमेन्स वर्ल्ड कप है वो 2023 वाला है, 22 वाला नहीं है। ऊपर वाले दोनों 22 है, नीचे वाला 23 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई expands digital wallet full KYC PPI's limit to ₹2 lakh। इसमें कुछ एडिशन है। अगर आप में से कोई बच्चा बहुत ध्यान से वीडियो देखता हो तो उसको याद आएगा कि ऐसी कोई चीज थोड़ी सी मैंने पहले पढ़ाई थी। एडिशन क्या है अभी देखते हैं। पहले सुनिए, आरबीआई ने कुछ एक्सपैंड किया डिजिटल वॉलेट। पहले केवाईसी की बात कर रहे थे, फिर हम कह रहे हैं अब ये डिजिटल वॉलेट है। पहले पीपीआई क्या है? पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पीपीआई क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले डिजिटल वॉलेट की लिमिट कुछ और थी। देखिए, पुरानी बताने से फायदा नहीं होगा क्योंकि जो नई है वो जानना आपके लिए जरूरी है। आरबीआई ने डिजिटल वॉलेट की जो लिमिट है उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिए, कैश विड्रॉल फुल केवाईसी पीपीआईज ऑफ नॉन बैंक पीपीआई इशूअर। नॉन बैंक पीपीआई इशूअर जैसे मैंने क्या कहा, मोबीक्विक क्या है? नॉन बैंक पीपीआई इशूअर है। अब मैं कह रही हूं कि आपने उस वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं और केवाईसी पूरा हो रखा है उन अकाउंट्स का। पीपीआई केवाईसी पीपीआई जो है, हम कह रहे हैं केवाईसी पूरा हो चुका है, फुल केवाईसी इज डन। तब आप उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो कैश भी, जबकि आपको पता है ऐसा नहीं होता था। अब आप कर सकते हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि आप 2 लाख रुपए निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से पढ़ो आप, 2000 रुपए मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन बस, और 10,000 रुपए महीने की। तो 10,000 मंथली लिमिट है, मैक्सिमम आप जो विड्रॉ कर सकते हो उस अकाउंट से, जो मैं आपको कह रही थी नॉन बैंक वाला अकाउंट है। कैश विड्रॉल फ्रॉम फुल केवाईसी पीपीआईज ऑफ नॉन बैंक पीपीआई इशूअर, आप 2000 निकाल सकते हो पर ट्रांजैक्शन का ये लिमिट है मैक्सिमम। और मैं कह रही हूं मंथली लिमिट जो है वो 10,000 का बस। अब थर्ड पॉइंट पढ़िए, यहां पर कह रहा है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंटर ऑपरेबिलिटी इज मैंडेटरी। कि मैंने पढ़ा था कि अगर आप पेटीएम वॉलेट यूज करते हो और आप मोबीक्विक भी यूज करते हो और आप अमेजॉन भी यूज करते हो, अमेजॉन पे भी, तो आप इनमें पैसे पहले नहीं ट्रांसफर कर पाते थे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है इंटर ऑपरेबिलिटी का कि आप अब इनके अंदर भी क्या कर पाओगे, ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इंटर ऑपरेबिलिटी एक एग्जाम्पल इन सब का, जैसे मोबीक्विक से अमेजॉन पे में ट्रांसफर कर पा रहे हो आप पैसे, वो इंटर ऑपरेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, जिसका थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रखा गया है। ग्लोबल होस्ट, आपने ऐसा डे बहुत ज्यादा कुछ सुना ही नहीं होगा, पर सुनिए यहां पर कुछ अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है पक्का से। ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ग्लोबल होस्ट इस बार पाकिस्तान को बनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ग्लोबल होस्ट जो है पाकिस्तान को बनाया गया है। होस्ट नहीं सुनते हो आप, इसीलिए मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।
थीम इसका रखा गया सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, ये किसका थीम है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का, 7 जून को जो हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, देखिए वर्ल्ड डे चाइल्ड लेबर नहीं मनाया जा सकता, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ही मनाया जा सकता है, आप समझते हो। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वर्ल्ड डे 12 जून को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। मिल्क डे 1 जून, डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, ब्लड डोनर डे 14 जून, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ध्यान से आपको सुनना है, इनमें मेहनत मुझे ढूंढने में भी ज्यादा लगती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सच में आते हैं, आपको समझ थोड़ा देर से आता है, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है, बट कोशिश पूरी करूंगी मैं आपको समझ में आ जाए, बस ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई ने इशू किया गाइडलाइंस फॉर अमालगमेशन, किसी का मर्जर होने वाला है, इसीलिए अमालगमेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कह रहा है आरबीआई ने इशू किया है गाइडलाइंस फॉर अमालगमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। किसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, मतलब हम कह रहे हैं इनका जो है मर्जर होने वाला है, किसके साथ? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ। ये गाइडलाइंस इशू की है आरबीआई ने कि अगर ऐसा करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक मिनट नीचे पढ़िए ना आप, जो बात है अभी सिर्फ इतना पढ़िए कि आरबीआई ने इशू की है गाइडलाइंस किसके मर्जर के लिए? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ मर्ज करने के लिए। पहले सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है, स्टेट बड़ा होता है, ये याद रख सकते हैं आप। तो बस इतना याद रखिए ना कि डिस्ट्रिक्ट का स्टेट में मर्जर कर देंगे। क्या स्टेट की परमिशन के बिना ऐसा कर सकते हो आप? ऐसा याद रख लो। इसीलिए लोअर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि एज पार्ट ऑफ, पहले इसको पढ़ लीजिए, एज पार्ट ऑफ 2 tier शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, जो ये मर्जर हो रहा है, ये मर्जर किसके तहत, किसके अंतर्गत हो रहा है? तो कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ 2 tier, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये मर्जर की बात, इस अमालगमेशन की बात चल रही है। लोअर पॉइंट में कहता है आरबीआई इसको कंसिडर कब करेगा, इस अमालगमेशन को, इस तरह के मर्जर्स को कब कंसिडर करेगा? कंसिडर तब करेगा जब स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आता है, स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल आता है आरबीआई टू कंसिडर द प्रपोजल इफ इट कम्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। एक फिर कह रहा है इज ऑलरेडी एग्जामिन्ड बाय नबार्ड, तो नबार्ड पहले एग्जामिन कर लेगा इसको, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका प्रपोजल लाएगी आरबीआई के सामने, तब आरबीआई ऐसे मर्जर को कंसिडर करेगा। कैसे मर्जर को? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का मर्जर किसमें, हम कह रहे हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का मर्जर किसमें? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। अभी आप जानते हैं कैसी ट्रेजेडी चल रही थी, तो बहुत सारे बच्चे जो ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, स्कीम का नाम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। प्लीज ये स्कीम पक्का एग्जाम में आएगी, किसी ना किसी एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे अब इस त्रासदी में ऑर्फन हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनके लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला पॉइंट, उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? कह रहे हैं कि मंथली स्टाइपेंड, जब वो 18 साल के हो जाएंगे उन्हें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। फंड ऑफ ₹10 लाख ऑन टर्निंग 23, स्कूल एजुकेशन फ्री है। 23 साल का के जब हो जाएंगे तो एक अमाउंट मिलेगा, एक फंड मिलेगा, वो 10 लाख होगा। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 18 साल तक 5 लाख तक का। ये सारे बेनिफिट्स आपको याद रखने हैं, स्कीम हर हाल में याद रखनी है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। दूसरी बात मैंने आपको जो कही, वो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए कि 18 साल के होने पे स्टाइपेंड, फंड 10 लाख का 23 साल का होने पर, फ्री स्कूल एजुकेशन, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है 18 साल तक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे लिखा क्या है।
वन टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू अबाउट 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स अंडर मिड डे मील स्कीम। बच्चे स्कूल जाते थे, उन्हें वहाँ पर मिड डे मील दिया जाता था। तो मिड डे मील कोई स्कीम है, मिड डे मील स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कुछ पैसा भी खर्चा किया करती थी। तो अब बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट करने वाली है, 11.8 करोड़ बच्चों को बहुत सारा पैसा ट्रांसफर करने वाली है। यहाँ पर आउटले देखिए 1200 करोड़ है। अगर अभी आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, अगर आप कैलकुलेशन में पढ़ोगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कितना देने वाली है। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, ये हम कह रहे हैं जो खर्चा करेगी सरकार 1200 करोड़ का। पहले ना आप इस बात को ध्यान से पढ़िए, 1200 करोड़ जब 11.8 करोड़ बच्चों में बटेगा तो 100 रुपए से कुछ ही ज्यादा एक बच्चे को मिल पाएगा और ये अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 100 रुपए से कुछ ही ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो 1000 रुपए मिलने वाले हैं या उनको 2-3 हजार रुपए मिलने वाले हैं, सिर्फ 100 रुपए से कुछ ज्यादा एक बच्चे तक पहुंच पाएगा। ये मिड डे मील स्कीम है, मैं आपको बता दूं, ये वन टाइम ट्रांसफर है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि रोज का खाना इतना उसके हिसाब से दे रहे होंगे या मंथली दे रहे होंगे, नहीं, ये सिर्फ वन टाइम ट्रांसफर है, वन टाइम बेनिफिट ट्रांसफर है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अब ये यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि स्कूल की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, मिड डे मील स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगी, इसीलिए उनके मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हर हाल में आउटले, स्कीम का नाम, कितने स्टूडेंट्स बेनिफिट हो रहे हैं, मिनिस्टर का नाम, सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन अगर आपको याद हो 1973 वाला, तो चिपको आंदोलन में शामिल थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं सुंदरलाल बहुगुणा की हाल फिलहाल में डेथ हो गई है। पद्म विभूषण थे ये चिपको आंदोलन के फाउंडर सुंदरलाल बहुगुणा। हर हाल में इनका नाम याद रखिए क्योंकि इनकी डेथ हुई है। ये इनके बारे में अगर कुछ पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने कहा पद्म विभूषण थे, नाम सुंदरलाल बहुगुणा था, चिपको आंदोलन के फाउंडर थे और चिपको आंदोलन 1973 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंक्ट एनिमल। अब चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, वो लुप्त हो गया है, भारत में नहीं अब पाया जाता है। हम अफ्रीका से इसे ला रहे हैं, अफ्रीका से हम इसे ला रहे हैं। आपके एग्जाम में सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ है, क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ है। आपको लगेगा ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लगेगा ऐसे ही पूछ लिया। जिनको पता है वो हैप्पीली आंसर कर देंगे, जिनको नहीं पता है उनको ये पता होना चाहिए क्यूनो नेशनल पार्क इसलिए पूछा जा रहा होगा क्योंकि ये हाल फिलहाल न्यूज में होगा। न्यूज में इसलिए होगा क्योंकि इसी नेशनल पार्क में चीता लाया जा रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका से हर हाल में याद रखिए, मैंने क्या कहा, खुद सोचिए ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्सटिंक्ट एनिमल चीता इंडिया में है नहीं, अफ्रीका से ला रहे हैं और अफ्रीका से क्यूनो नेशनल पार्क में ला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं क्यूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सारी 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 बातें याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संजीत कुमार एंड पूजा रानी, आपसे पूछ लिया गया कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये इसलिए पूछा जा रहा होगा कि अभी हाल फिलहाल ये गोल्ड जीत के आए हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। भारत ने 2 ही गोल्ड जीते थे इस चैंपियनशिप में और वो संजीत कुमार और पूजा रानी ने ही जीते थे। ये दोनों बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ही थी, मैं आपको कह रही हूं, जिसमें इन दोनों ने गोल्ड जीता था। आपसे इसका वेन्यू अगर पूछ लिया जाए तो यूएई मतलब दुबई की बात हो रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज, दुबई यूएई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 वाला हुआ था, जिसमें हम कह रहे हैं अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ है। तो संजीत कुमार और पूजा रानी जो है वो गोल्ड जीत के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आरबीआई ट्रांसफर कर रहा है गवर्नमेंट को पैसा, सरप्लस, एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा। पढ़िए आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, आरबीआई टू ट्रांसफर ₹99,122 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ का सरप्लस, 1000 करोड़ नहीं है, 1 लाख करोड़ का लगभग सरप्लस है जो गवर्नमेंट को देगा डिविडेंड के तौर पे आरबीआई। ठीक है,
नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, यहां पे कहता है आरबीआई जो है अपने पास कंटिजेंसी रिस्क बफर रख के चल रहा है, कुछ बफर रख के चल रहा है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगी, तो ऐसे सारा नहीं ट्रांसफर कर रहा है ना, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको उसके लिए भी कुछ बचा के रखना पड़ेगा। तो 5.5 का कंटिजेंसी रिस्क बफर जो है रख के चल रहा है। आप कहोगे ये रखा क्यों? ये रखा है इसलिए जब आप लोअर पॉइंट पढ़ोगे तो एक बिमल जलान कमेटी आपके एग्जाम में आएगी जरूर। बिमल जलान कमेटी हर हाल में आएगी, सुन लीजिए, वहां पर ये पूछा जाएगा ये जो बिमल जलान कमेटी है किससे रिलेटेड है, तो आप इसका जवाब दोगे कि ये आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। अब कंटिजेंसी रिस्क बफर के बारे में बिमल जलान कमेटी ने आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर जो सजेशन दिया था, कहा था कि 5.5 से 6.5% तक का आप बफर रख के चलिए, 5.5 से 6.5% का इसके बीच में बफर रख के चलिए। वो आपको नहीं सोचना है कि वो उन्होंने लोएस्ट ही उठाया कि 5.5 ही उठा लिया उन्होंने। तो आरबीआई ने अपने पास कंटिजेंसी, देखिए उनका सजेशन 5.5 से 6.5 का था, इन्होंने कंटिजेंसी रिस्क बफर 5.5 ही उठाया है और गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ सरप्लस जो है डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। अब यंग ऑथर्स को मेंटर करने की बात की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है यंग ऑथर्स को मेंटोर करने के लिए, युवा इसका नाम है, युवा में पहले ही यंग आ गया है, वाई स्टैंड्स फॉर यंग ओनली, तो युवा का कोई फुल फॉर्म होगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, देखिए ताकि आपको ये पता रहे कि इसका भी कोई फुल फॉर्म है। तो यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सिटाइल ऑथर्स, ये युवा का फुल फॉर्म है, क्योंकि यंग ऑथर्स के बारे में बात हो रही है। किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं। ये युवा जो है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का। अब आप बहुत सारी बातें सोचने लगोगे कि ऐसा तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो हमें कैसे पता होगा। इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट जो है ये बात हो रही है आजादी के 75वां साल जो है, जो होने वाला है, जो हम मनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसी पे हम कह रहे हैं इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट। आपको याद होगा मैंने आजादी का अमृत महोत्सव पढ़ाया है आपको बार बार, तो वही तो बात कर रही हूं मैं, इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट। तो युवा उसी का पार्ट है, और युवा क्या है मैंने बताया, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग ऑथर्स को मेंटोर करने की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है, हर हाल में इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन यास। अब आपको लग रहा होगा साइक्लोन यास जो है मैं पहले पढ़ा चुकी हूं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जब मैंने बताया कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो है यास आया, कोस्टल रीजन्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे हिट किया, तो साइक्लोन यास जो है उसका नाम उसे ओमान से मिला। क्वेश्चन हर हाल में आने वाला है, इसमें मैं कुछ चीज ऐड करना चाह रही थी। अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैं जो एडिशन कर रही हूं आप वो भी याद कर पाओगे। मैंने क्या कहा, एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, याद आ रहा है आपको? बे ऑफ बंगाल जो है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा आप वो भी देख के आओ, क्योंकि आपको ये पता चलेगा, उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, इसकी बात मैंने उस वीडियो में भी की थी। तो साइक्लोन यास जो है वो बे ऑफ बंगाल में आया। लैंडफॉल कहां पे हुआ? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे। फिर मैं जो बात आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूं, उसको नाम मिला ओमान से, नाम मिला ओमान से। यास का मतलब मैंने आपको डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट बताया था, लेकिन आपको बता दूं एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुत जगह पर, इसको जैस्मिन करके भी बताया जा रहा है। यास का मतलब डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट। आपके एग्जाम में जो भी आएगा आप मार्क कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं आप एक भी क्वेश्चन छोड़ो, इसीलिए ध्यान से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से एग्जाम के टाइम रिवाइज करके जाइएगा। जैस्मिन लिखा हुआ आ रहा था कुछ जगह पे, इसका मीनिंग रादर काफी जगह पे जैस्मिन आ रहा था, काफी जगह पे डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट आ रहा था, तो मैंने जैस्मिन भी ऐड कर दिया है। वो जो जैस्मिन है उसे वो फ्लावर ट्री विद फ्रेग्रेंस लिख रहा है, सब जगह पे ट्री विद फ्रेग्रेंस लिख रहा है जैस्मिन को। तो यास का मतलब आप ट्री विद फ्रेग्रेंस मतलब जैस्मिन भी याद कर लो, और डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट निराशा वाला भी याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखिए,
नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही है एसडीजी। तो एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है ये 2020 और 21 का, जिसके अंदर अब पहले ये सुनिए, जहां पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, नंबर 1 रैंक है केरला को दिया गया, दिया जाना भी चाहिए था। तो नंबर 1 रैंक केरला को, नंबर 2 रैंक हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों को ही नंबर 2 रैंक मिला है। टाई था, आपको इसलिए और ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 रैंक केरला, नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो था। लास्ट रैंक जो आया है वो बिहार का है। तो डेवलपमेंट में सबसे नीचे बिहार को रखा है इस इंडेक्स ने। नंबर 1 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ रखी गई है। नंबर 1 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ रखी गई है। आपको ये पूरा का पूरा पार्ट हर हाल में याद होना चाहिए। नीति आयोग की बात हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स नीति आयोग बनाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी तो एक क्वेश्चन है। कौन से साल की बात हो रही है, किस किस को कौन सा रैंक दिया गया, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस टू बी डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। डिजिटल से ध्यान में पढ़िए, रख करके पढ़िए कि डिजिटाइज कर रहे हैं आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, एक डिजिटल हेल्थ इंटरफेस बनाया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ इंटरफेस बनाया जा रहा है, जो हम कह रहे हैं किसके तहत बनाया जा रहा है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जब नीचे वाला पॉइंट आप पढ़ोगे, यूएचआई मतलब यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है, विल बी एन ओपन एंड इंटरऑपरेबल आईटी नेटवर्क दैट विल अलाउ यूजर्स टू सर्च एंड अवेल हेल्थ केयर सर्विसेज। डिजिटाइज कर देंगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है एक्सेस करके अवेल कर पाएंगे, तो ये हम क्या कह रहे हैं? यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस किसके अंतर्गत? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवीज फर्स्ट डिस्ट्रॉयर, ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लगभग 41 साल रहा है, यूएसएसआर ने बनाया है, अब इसे डीकमीशन किया जा रहा है। नाम है इसका आईएनएस राजपूत। दोबारा मैं कह रही हूं, सुनिए ध्यान से, इंडियन नेवी का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत डीकमीशन किया जा रहा है 41 साल के बाद। और मैंने क्या कहा आपको, बनाया किसने था, हमने किससे लिया था? यूएसएसआर से लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहाली हॉकी स्टेडियम नाम चेंज किया जा रहा है। आपको मैंने बोला है ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा कि मोहाली हॉकी स्टेडियम नाम चेंज करके इसका ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया है। गो एयर का नाम बदल के गो फर्स्ट कर दिया गया है। अगर अब आप यहां पे पूछो कि कौन ओन करता है गो एयर या गो फर्स्ट एयरलाइंस को, तो वाडिया ग्रुप की है गो फर्स्ट एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन। अब जो शिव शंकर मेनन है ये एक्स एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अभी डोवाल हैं आप जानते हैं। तो ये भी रहे थे, शिव शंकर मेनन जो है ये भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे इंडिया के। तो मैं कह रही हूं इंपॉर्टेंट रैंक इन्होंने होल्ड किया था, इसलिए ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी किताब का नाम याद रखिए, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ये इनकी किताब का नाम है। नाम क्या है? शिव शंकर मेनन। अब अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़ें तो ये भी एक किताब है, वेलेरिया लुइजली जो है ये मेक्सिको की हैं। इन्होंने इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 वाला इन्हें दिया गया। किताब का नाम लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। नाम क्या है? वेलेरिया लुइजली। कहां की है? मेक्सिको की है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड हम कह रहे हैं ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। अगर आप अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन क्या है? भारत रत्न है। आपको बता दूं ये जो अवार्ड है ये स्पेन का टॉप अवार्ड है सोशल साइंसेस का। स्पेन का सोशल साइंसेस का टॉप अवार्ड है एस्टूरियाज अवार्ड।
प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियाज अवार्ड जो अमर्त्य सेन को दिया गया है। अब आपको बता दूं, सीधी बात है, सोशल साइंसेस के लिए ही दिया गया होगा, ये भी याद रखना है आपको। नीचे वाला जो क्वेश्चन है जिसमें मैं CNR राव की बात करने वाली हूं, ये भी भारत रत्न है। इंटरनेशनल ENI अवार्ड इन्हें दिया गया है 2020 वाला, 2021 में पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट ईयर का दिया जाता है, ये आप जानते हैं। तो ENI अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ENI अवार्ड जो है वो नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च का नोबेल प्राइज माना जाता है ENI अवार्ड। याद रखिएगा, ये ENI अवार्ड मिला है CNR राव को, जो कि भारत रत्न ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यू CBI डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। आप लास्ट क्वेश्चन भी देख रहे हो और आप ये समझ पा रहे हो कि जो आपने क्वेश्चंस पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, लास्ट क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप ये भी मिस नहीं कर सकते हो। ये लास्ट है जी, बिल्कुल। तो ये लास्ट पेज है, आप और ध्यान से सुनिए। CBI डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CEO रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, CEO रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के राजेश बंसल, और हम कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। जो राजेश बंसल हैं ये नए CEO बने हैं, लेकिन जो चेयरमैन है वो नाम आ सकता है, क्योंकि जो मैं नया पढ़ा रही हूं तो हो सकता है कि वो CEO के साथ चेयरमैन का नाम पूछ लें और आप कहें ये तो कहीं था ही नहीं। तो चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन जो है इनका नाम है, हम कह रहे हैं ये चेयरमैन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, और CEO कौन बने हैं अभी? राजेश बंसल। यहां मैं रैप अप कर रही हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो इंग्लिश वाला वीडियो आप देख सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में। थैंक यू सो मच।